Hello dear students, I am Manish Mishra. Today I am here to take a video lecture on the very first chapter of your chemistry syllabus for the class 10th. First, you should know the lesson that you are going to study. It is chemical reaction and equation. Before I start dealing with the chapter, let's give a few time on discussing the chapter itself. There are three terms that you would come across in this particular name of the lesson, that is chemical, second one is reaction, and third one is your equation. Fine. Now, what do you mean by chemical? See, केमिकल हिंदी में जिसको आप रसायन कहते हो. फाइन. तो केमिकल क्या है? एनी सब्सटेंस दैट इज ऑफ केमिकल नेचर, राइट. तो देखो, उसको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हमें ये समझना है कि एक एटम होता है, राइट. देयर इज एन एटम. एटम हैज़ टू पार्ट. वन इज इट्स न्यूक्लियस, अनदर वन इज इट्स शेल. वन इज योर न्यूक्लियस, अनदर वन इज शेल. सो any reaction that involves the nucleus of an atom is known as nuclear reaction, or any reaction that involves the electrons present within the shell are termed as chemical reaction. तो यहाँ से केमिकल का बेसिक मतलब हमारा यहाँ पे ये हो जाता है कि any behavioral changes that is taking place because of the transformation or changes in the configuration of your electron leads to chemical processes. Reaction क्या है? Reaction एक अभिक्रिया है, right? So what exactly? तो हिंदी में मतलब हो गया. Reaction is a process in which there is a process of change that takes place to convert a substance, let's say substance number A to substance number B. और देखो, ऐसा नहीं है कि कार्बन नाइट्रोजन बदल जाएगा, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है. बेसिकली ये है. अगर हम रिएक्शन एज अ होल की बात करें तो हो सकता है न्यूक्लियर रिएक्शन में बदल जाएगा, लेकिन केमिकल प्रोसेसेस में ये नहीं बदलेगा. अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है. सो रिएक्शन, तो इसमें दो पार्ट होते हैं, ठीक है. एक होता है आपका रिएक्टेंट, वन इज योर reactant and another one is your product, second one is your product, ठीक है. Now what do you mean by reactant? Reactant जो the substance that undergoes change, and product क्या है? जो चेंज होने के बाद जिस चीज में वो फॉर्मुलेट होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट. क्लियर हो गया ना? ऐसा कि मैंने बताया आपको कि रिएक्शंस के दो हिस्से हैं, एक हो गया आपका केमिकल प्रोसेस, एक हो गया न्यूक्लियर प्रोसेस. तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें, हाइड्रोजन के आइसोटोप को अगर हम कंसिडर करते हैं 1212, दैट इज ड्यूटेरियम एटम को लेते हैं, तो हम लोगों को हीलियम मिलता है, जिसका कि एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 होता है, और साथ में बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी हम लोगों को मिलती है. तो यहाँ पे देखा आपने कि हाइड्रोजन हैज़ कन्वर्टेड इनटू हीलियम, जो कि एंटायरली डिफरेंट है. लेकिन वहीं पे अगर हम लोग केमिकल प्रोसेस की बात करते हैं, इफ वी कंसिडर कार्बन रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन, तो इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको वो CO2 होगा, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. तो रिएक्टेंट में क्या है? कार्बन है, ऑक्सीजन है. प्रोडक्ट में भी क्या मिल रहा है आपको? कार्बन और ऑक्सीजन ही मिल रहे हैं, है ना. उनकी कॉन्फ़िगरेशन बदल गई, बस यही हुआ है, ठीक है. सो सच प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. अब हर चीज को हम बहुत लंबे चौड़े स्टेटमेंट से समझें, ये बहुत जरूरी नहीं है, ठीक है. क्यों? हम लोग अपने वर्क को थोड़ा इजी करना चाहते हैं, कट शॉर्ट करना चाहते हैं. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम ये करेंगे कि वी विल टेक द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन टू डू आवर वर्क, और उसी को हम लोग कहते हैं इक्वेशन. द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल एंड द रिएक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस बिटवीन देम इज नोन एज केमिकल इक्वेशन, ठीक है. सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट डिस्कसिंग केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस. और ये इक्वेशन दो प्रकार से हम लोग देखेंगे. वन विल बी योर स्केलेटल एंड अनदर वन विल बी योर बैलेंस्ड, ठीक है. तो बैलेंस्ड करते क्यों है, बैलेंस क्यों करते वो भी हम लोग देखेंगे. टू जस्टिफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है. ये सारी बातें हम लोग फिलहाल देखेंगे. नाउ लेट्स
बिगिन द टॉपिक। ठीक है, कि जब रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं तो रिएक्शन जानने के लिए व्हाट शुड बी द डेफिनेशन फॉर, मींस अप्रोप्रिएट डेफिनेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन। जैसा कि मैंने अभी कहा आपको, ठीक है, द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स, ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, अ न्यू सब्सटेंस, अ न्यू सब्सटेंस, ठीक है, न्यू सब्सटेंस फ्रॉम ओल्ड सब्सटेंस। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट केमिकल रिएक्शन, वी कॉल इट केमिकल रिएक्शन। देन अगर हम लोग इसको और ज़्यादा डिटेल करना चाहें तो ये समझ सकते हैं कि कोई भी चेंजेस हो रहे बिना एनर्जी के तो होंगे नहीं, है ना। तो अब ये मान लो कि अगर पुराने केमिकल बॉन्ड टूट करके अगर नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो इस प्रोसेस में जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब दोनों डेफिनेशन को थोड़ा मिलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सी केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच, ठीक है, इन विच ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू बॉन्ड a substance changes into another substance or a reactant changes into product, it is known as chemical reaction। ठीक है, तो अब समझिए, अब यहां पे दो बातें आती हैं हमारे पास। ठीक है, एक आता है रिएक्टेंट, ठीक है, तो वो रिएक्टेंट क्या है, और एक आता है हमारे पास प्रोडक्ट, कि वो प्रोडक्ट क्या है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज रिएक्टेंट। जो कि पार्टिसिपेट कर रहा है वो रिएक्टेंट, जो बन रहा है वो प्रोडक्ट, और उन दोनों को डिवाइड क्या करता है आपका एरो। एरो का जो टेल होता है वो रिएक्टेंट वाले साइड पे होता है, और जो हेड होता है वो आपके प्रोडक्ट वाले साइड को बता रहा होता है, और जो एरो की डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट बता रहा होता है। बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, ठीक है, जो कि चल रहे होते हैं, जैसे कि केमिकल प्रोसेसेस में आप मान के चल रिएक्शंस जहाँ पे हो रहे होते हैं, जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड, वो भी एक तरह का केमिकल प्रोसेस है। हम लोग हर क्षण किसी न किसी केमिकल प्रोसेस से गुजरते हैं। जो सबसे कॉमन केमिकल प्रोसेस जो आप लोग इमेजिन शायद ओवरलुक कर जाते हो वो है, घर पे देखा होगा जब पापा मम्मी या फिर आप खुद भी पूजा वगैरह करते हो, ठीक है, तो माचिस की तीलियां आप जलाते हो, तो वो भी एक तरह का केमिकल प्रोसेस है ना, केमिकल रिएक्शन है ना, जो हम सांस ले रहे हैं। ठीक है, और सांस लेने के बाद जो हमें एनर्जी मिल रही है, दैट इज रेस्पिरेशन, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमारे चारों तरफ जो है लोहे वगैरह के गेट होते हैं, उसके ऊपर रस्टिंग हो रही है, वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अगर हम लोग कर्ड की फॉर्मुलेशन करते हैं देन ऑल्सो इज अ केमिकल व्हाट रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन तो हमारे चारों तरफ हो रहा है। ठीक है, हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारे एनवायरनमेंट में हम लोग इसको ओवरलुक नहीं कर सकते। इट इज ऑफ वेरी वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंस, ठीक है, इन ह्यूमन लाइफ एज वेल एज इन द एनवायरनमेंट। सो वी विल स्टडी अबाउट दैट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कि what happens during chemical reaction, as I told you in the previous part that the rearrangement, यहां पे तीन बातों को हम लोग ध्यान देंगे। एक है वर्ड rearrangement, ठीक है, दूसरा है broken and formed, तीसरा जो है, ठीक है, absorb and release of energy। ठीक है, ये हम लोग कुछ बातों को ध्यान देखेंगे। अब देखिए सबसे पहले क्या है, ठीक है, रिएक्शन, ठीक है, दैट इज रीअरेंजमेंट। ठीक है, सो जैसे मान लो कुछ एटम्स हैं, ठीक है, वो आपस में क्या हो रहे हैं, रीअरेंज हो रहे हैं। ठीक है, रीअरेंज क्यों होते हैं, कि हर भाई देखो हर कोई चाहता है स्टेबल होना। ठीक है, हर एक की रिक्वायरमेंट क्या है, स्टेबल होना। तो वो स्टेबल कैसे होगा, खुद बताओ आप, हाउ विल इट अंडरगो स्टेबिलिटी, हाउ विल इट अंडरगो स्टेबिलिटी, बताइए। ठीक है, तो स्टेबल होने के लिए जरूरी है कि वो क्या करे, क्या करे बताओ, इलेक्ट्रॉन्स लूज करे या फिर इलेक्ट्रॉन्स गेन करे। ठीक है, तभी वो स्टेबिलिटी पा सकता है, अन्यथा वो स्टेबिलिटी नहीं पा सकता। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ। सो
in order to get the stability, what is happening? See, जैसे मान लो कार्बन है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक कार्बन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ऑक्सीजन ये तो बैलेंस हुआ पड़ा है, ठीक है, लेकिन ये तो बैलेंस नहीं हुआ, तो ये कहता है भाई ऑक्सीजन आप मेरे साथ हो लो आप, ठीक है, यानी कि मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, मैं एक ऑक्सीजन को 2 दे दूंगा और एक ऑक्सीजन के साथ 2 शेयर कर लूंगा, मतलब दोनों से 2-2 शेयर कर लेगा। तो भाई इसका भी काम हो गया, कार्बन का भी हो गया कि वो ऑक्टेट पूरा कर लेता है, ऑक्सीजन भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। तो जब सबने ऑक्टेट पूरा कर लिया तो ये विन विन सिचुएशन है सबके लिए। सो दिस इज फर्स्ट थिंग, ठीक है, जो कि किसी भी, ठीक है, एटम के लिए जरूरी होता है, रीअरेंज करके अपने आप को बैलेंस कर लेना, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट अंडरगोज केमिकल चेंजेस, ठीक है। जो स्टेबल है वो भाई क्यों जाएगा रिएक्शन में, जैसे नियॉन ले लो आप, आर्गन ले लो, क्या है ये, इनर्ट है, वो रिएक्ट नहीं करेंगे वो, है ना। अब जब रिएक्शन की प्रोसेसेस होती हैं तो उसमें जो पुराने बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं और न्यू केमिकल बॉन्ड की फॉर्मुलेशन होती है। क्लियर? देन वी हैव बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, कि देखो जैसे मान लो एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि बॉन्ड सबसे पहले टूट रहे हैं, तो बॉन्ड टूट रहे हैं तो सपोज करो कि उसमें 25 जूल एनर्जी आपका, ठीक है, रिलीज हुआ, लेकिन बॉन्ड के फॉर्मेशन में आपको केवल 20 जूल एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस तो है नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है ना कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे 25 जूल एनर्जी मिला और लगा कितना, 20, तो बाकी के 5 कहाँ गए, ठीक है, क्या हो गया, है ना। तो यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि 5 जूल एनर्जी वो क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ हीट इट विल बी रिलीज्ड आउट। तो इसको क्या कहोगे आप, इसको कहोगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब देखो अब रिएक्शंस जो होते हैं एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक की हम लोग डिटेल में और आगे करेंगे, ठीक है। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक 2 प्रकार के होते हैं। तो एंडो वो होता है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एक्सो वो होता है जिसमें एक्सेस एनर्जी हीट के फॉर्म में क्या होती है, बाहर निकलती है, एक्सो हो गया। नाम नहीं पता है, एंडो एंटर होना, एक्सो एग्जिट होना बाहर, है ना। तो एंडो एंड एक्सो, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत ना। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट, ठीक है, व्हाट हैपेंस, सी व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग रिएक्शन, ये हो गया ना। उसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं केमिकल रिएक्शंस के, या फिर आप और अच्छे से समझना चाहो उसको तो आप ये समझिए कि केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं तो उस केमिकल रिएक्शंस होने के क्या क्या इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, व्हाट आर द इंडिकेटर्स। तो पहला इंडिकेशन है कि गैस का इवोल्यूशन होना, दूसरा इंडिकेशन है कि प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होनी, तीसरा इंडिकेशन है उसका कलर का चेंज होना, चौथा है टेम्परेचर और पांचवा है आपका स्टेट। वी विल डिस्कस इट वन बाय वन, ठीक है, बट बिफोर डूइंग सो, ठीक है, देयर आर अदर थिंग्स दैट आई नीड टू एक्सप्लेन टू यू, ठीक है। पहले हम उसकी बात करेंगे एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, दैट इज डिस्कसिंग द सेपरेट पार्ट फॉर दैट। नाउ सबसे पहले जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए उसको सेग्रीगेट करना जरूरी है, ठीक है। तो कुछ अलग टाइप के रिएक्शंस के टाइप्स हम लोग देखेंगे, वो तो बाद में देखेंगे। पहले जो टाइम, ठीक है, कई एस्पेक्ट होते हैं केमिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब करने का, वही उसमें से एक एस्पेक्ट टाइम भी है जिसमें केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइम के बेसिस पे, ठीक है, केमिकल रिएक्शन को हम लोग, ठीक है, 3 प्रकार से, यानी कि पहला वन इज योर स्पॉन्टेनियस, ठीक है, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। दूसरा होता है आपका प्रॉम्प्ट, ठीक है, सेकेंड वन इज योर प्रॉम्प्ट एंड थर्ड वन इज योर डिलेड, ठीक है, थर्ड वन इज योर डिलेड, ठीक है। ये 3 प्रकार के रिएक्शन जो यहां पे हो रहे हैं, ठीक है। नाउ थिंग इज कि अब देखिए प्रॉम्प्ट किसको कहते हैं और डिलेड। जैसे मान लो कि आप किसी सब्सटेंस को आप रखते हो, ठीक है, किसी सब्सटेंस को रखा और अपने आप उसके अंदर आग लग जाए, ठीक है, जैसे बाहर रखा तुरंत रिएक्ट कर जाए, ठीक है, जैसे कि सोडियम है, ठीक है, अपने आप लग जाए, सब कुछ भी हो रहा है अपने आप हो रहा है, ठीक है। मैच स्टिक है, मैच स्टिक को आपने स्ट्राइक किया, इग्निशन टेम्परेचर मिला और वो जल गया,
ठीक है, दैट इज व्हाट, प्रॉम्प्ट। ठीक है, डिलेड क्या है, 4 बार 5 बार उसको स्ट्राइक किया। ठीक है, कई बार होता है ना बारिश वगैरह में कि मैचस्टिक को एक बार अगर आप उसको रब करो तो एक बार में वो नहीं जलता, उसको 2-3 बार स्ट्राइक करना पड़ता है जलाने के लिए। तो ऐसे स्थिति में क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ कि उसको 2-3 बार उसको रब करना पड़ा, क्योंकि उसके अंदर जो एनर्जी चाहिए थी बॉन्ड ब्रेक करने की, वो एनर्जी उसको अभी तक मिली नहीं है। तो वो एनर्जी पाने के लिए आपको 2 या 3 बार, उससे ज्यादा भी हो सकता है कि आपको उसको स्ट्राइक करना पड़ेगा। ठीक है, जब आपने स्ट्राइक किया, जब एनर्जी मिल गई तो वो क्या होगा, वो बॉन्ड तोड़ेगा और नए बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा हमारा। ठीक है, सो इसको कहते हैं हम लोग डिलेड। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के रिएक्शन हो गए। पहले हो गया आपका कौन सा, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, फर्स्ट वन इज योर स्पॉन्टेनियस, सेकेंड वन इज योर प्रॉम्प्ट एंड थर्ड वन इज योर डिलेड। नाम याद रहेगा, स्पॉन्टेनियस, प्रॉम्प्ट एंड डिलेड। क्लियर। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, हमने बात की थी कि क्या क्या इंडिकेशंस हैं इस रिएक्शंस के होने के। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस वन बाय वन। ठीक है, पहला प्रोसेस है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, अब इसमें अगर मान लो कोई भी चेंजेस हो रहे हैं और उस चेंज में आपको दिख रहा है कि गैस की इवोल्यूशन हो रही है, देन यू कैन सर्टनली मेक आउट दैट द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने एक एक्टिविटी किया। क्या किया, तो देखिए सबसे पहले एक हम लोग ग्लास टम्बलर के अंदर हम लोग ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया हम लोगों ने, फाइन। अब दूसरा है, ठीक है, कि हम लोग उसके साथ अब जिंक ग्रैन्यूल, जिंक को सबसे पहले आप क्या करते हो, जिंक ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में छोटे छोटे पैलेट्स होंगे। ठीक है, उसके फॉर्म में जब इसके अंदर हम ड्रॉप करते हैं, ये व्हाइट वाला जो देख रहे हो ये जिंक है, राइट, जिंक है Zn। ठीक है, तो जिंक के साथ जब रिएक्ट करता है तो जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, HCl के साथ रिएक्ट जब करेगा तो हाइड्रोजन को यहां से वो डिस्प्लेस करेगा एंड फॉर्म ZnCl2, जिंक क्लोराइड की फॉर्मेशन करता है वो। अब ये जो जिंक क्लोराइड है, ठीक है, ये आपका जो जिंक क्लोराइड है, और साथ में उसने क्या रिलीज किया, उसने रिलीज किया हाइड्रोजन गैस, इट हैज रिलीज्ड हाइड्रोजन गैस। इज इट क्लियर। सो अब ये हाइड्रोजन गैस जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो हम लोगों को तो पता नहीं है ना कि आखिर ये हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, तो कैसे पता चले, उसका कलर तो कुछ होता नहीं है। तो जब कलर नहीं होता तो हमें कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक अगरबत्ती ले आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे सामने इसके रख देते हैं, तो भाई गैस है ऊपर ही उठेगा। तो जैसे ही वो अगरबत्ती जले हुए अगरबत्ती के कांटेक्ट में आएगा, वो पॉपिंग साउंड क्रिएट करेगा, जैसे बबल्स की तरह वो फूटना चालू कर देगा, राइट, बात आई समझ में। ठीक है, सो सच विल बी द केस ऑफ योर थिंग। क्लियर, कोई डाउट इसके अंदर, राइट। सो यहां पे जब पॉपिंग साउंड, तो इस पे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है, व्हाट इज द कॉज फॉर पॉपिंग साउंड, ठीक है, ऑफ द गैस और द एक्टिविटी व्हेन अ जिंक ग्रैन्यूल इज एडेड टू द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप बोल सकते हो द इवोल्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस could be the possibility of the popping sound. Clear? Is it clear? Now next point हम लोग अब बात करेंगे, ठीक है, कि जब एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग उसके पहले। ठीक है, जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है एक ग्लास टम्बलर के अंदर, और उसके अंदर हम लोगों ने सोडियम कार्बोनेट डाला। सोडियम कार्बोनेट कहने का मतलब है Na2CO3। ठीक है, तो Na2CO3 जब हम लोगों ने उसके अंदर डाला है, तो Na2CO3 जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम बीइंग मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, वो क्या करेगा, सबसे पहले NaCl सॉल्ट बना लेगा। ठीक है, NaCl सॉल्ट, और साथ में वो H2O और CO2 रिलीज करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो भाई CO2 रिलीज हुआ, ये कैसे पता चले, तो CO2 जो गैस रिलीज हो रही है वो आग को बुझा भी सकता है, अगर लाइम वाटर में डाल दोगे तो उसको मिल्की कर देगा। कई सारे इंडिकेशंस हैं जिससे कि हम जान सकते हैं, ये आगे आने वाले टॉपिक्स में हम लोग पढ़ेंगे उसको और डिटेलिंग करेंगे हम लोग उसकी। ठीक है, सो ये दो एग्जांपल्स के थ्रू बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अगर गैस कोई रिलीज हो रही तो हम लोग सर्टेनिटी के साथ मान सकते हैं कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट इज फॉर्मुलेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो
तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट एग्जैक्टली इज प्रेसिपिटेट, द इनसॉल्युबल सब्सटेंस दैट, ठीक है, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन विच सेटल डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेसिड्यू, या फिर कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है, जो सेटल डाउन कर जाता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड पीपीटी। पीपीटी यानी कि प्रेसिपिटेट, ठीक है, नॉट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो मैं कर रहा हूं वो है, ठीक है, उसके बेसिस पे आप लोग को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, बट दिस वन इज योर व्हाट, दिस वन इज योर प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या है ये, ठीक है। तो देखो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन आगे आने वाले टॉपिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन केवल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है, वो बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि एक ग्लास टम्बलर में हम लोगों ने लेड नाइट्रेट लिया और उस लेड नाइट्रेट में जब पोटेशियम आयोडाइड ऐड करते हैं, तो लेड नाइट्रेट भी एक सॉल्ट है, पोटेशियम आयोडाइड भी सॉल्ट है, ठीक है। अब इसके अंदर एक का एटम जो है दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा और दूसरे का वो पहले वाले के साथ रिएक्ट कर जाएगा, यानी कि लेड आयोडाइड की फॉर्मेशन होगी, पोटेशियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन होगी। तो नीचे देखोगे आप जो है एक येलो कलर का सब्सटेंस जो है या फिर इस ग्लास के ऊपर जो है चिपक सा जाता है, ठीक है। वो येलो कलर का सब्सटेंस क्या होता है, वो होता है लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड। तो ध्यान रखने के लिए मैं आपको एक निमोनिक्स बता देता हूँ, अच्छे से याद हो जाएगा आपको। लेड, ठीक है, येलो, येलो क्या होता है, येलो येलो डर्टी फेलो, ठीक है। देखो लेड है, लेड हमारे लिए हेल्थ हैजार्ड है, ये ध्यान रखना, ठीक है। जो बैटरी वगैरह के जो लेड निकलते हैं वो मेंटल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हैम्पर कॉज करते हैं, दे आर वेरी वेरी डेंजरस फॉर द मेंटल ग्रोथ, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई अनलेडेड पेट्रोल की बात करते हैं हम लोग, लेड को प्रिवेंट करते हैं कि हमारे वाटर बॉडी से मिले, नहीं तो मीन्स मस्तिष्क से रिलेटेड, मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये हमको चाहिए नहीं, ये बहुत ख़राब चीज़ है। तो येलो येलो डर्टी फेलो हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। सो लेड आयोडाइड इज येलो इन कलर। आई थिंक दिस मस्ट बी क्लियर टू यू ऑल, याद भी हो गया होगा। अगला जो पॉइंट है हमारा दैट इज चेंज इन कलर, ठीक है। तो चेंज इन कलर भाई देखो, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड का सबसे रिच सोर्स क्या है, लेमन है, नींबू, ठीक है। गर्मी के दिन आ गए, नींबू पानी पिया करो, ठीक है। नाउ थिंग इज लेमन है, तो लेमन है, तो लेमन को जब आप, ठीक है, जब आप एक एक्टिविटी से बेस करके हम लोग देखते हैं, लेमन को अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन के अंदर ऐड करते हो तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो नेचुरल कलर होता है वो पर्पल होता है, ठीक है। तो पर्पल कलर जो है वो धीरे धीरे डी कलराइज हो जाएगा, फेड होने लग जाएगा और वो कलरलेस बन जाता है, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो पोटेशियम परमैंगनेट जो होती है वो पर्पल कलर की होती है और थोड़े टाइम के बाद जैसे ही उसको अंदर थोड़ा थोड़ा रस हम डालते जाएंगे, जैसे जैसे सिट्रिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन उसके अंदर बढ़ती चली जाएगी, पोटेशियम परमैंगनेट का पर्पल कलर जो है वो धीरे धीरे फेड होता चला जाएगा एंड फाइनली इट विल गो डीकलराइज्ड कंप्लीटली, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज change in temperature. As I already discussed with you that the temperature change can be broadly classified into two categories, that is one is exothermic and another one is endothermic. तो exo क्या है, ऐसा जिस रिएक्शन में जिसमें, ठीक है, जिसमें रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, यानी कि बॉन्ड टूटने से जो एनर्जी मिला है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू बॉन्ड फॉर्मेशन में जितनी एनर्जी लगनी है उससे, तो वो एक्सोथर्मिक होगा, यानी कि वो एक्स्ट्रा हीट को रिलीज करेगा, ठीक है। और सेकेंडली अगर मान लीजिए रिएक्टेंट की एनर्जी बॉन्ड की जो टूट रहे हैं उसकी जो एनर्जी है वो कम है और प्रोडक्ट पे बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ज़्यादा चाहिए, तो अब जैसे मान लो कि ये 20 जूल है रिएक्टेंट की और बनाने के लिए हमें 25 जूल चाहिए, तो भाई 5 जूल आपको बाहर से ऐड करना पड़ेगा ना, तो उसको हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे, दोज रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स
ठीक है, excess of heat being liberated as the end product of the reaction is known as exothermic reaction, whereas जो reaction, those reaction which involves heat for the reaction to proceed is known as endothermic reaction. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं कि सपोज करो कि हमारे पास क्विक लाइम है, ठीक है, तो क्विक लाइम में दैट इज क्विक लाइम CaO है, जब भी इसके अंदर हम पानी मिलाते हैं, H2 हमने ऐड किया तो CaOH होल ट्वाइस का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इसको हम लोग स्लेक लाइम भी कहते हैं और इस प्रोसेस को स्लेकिंग ऑफ लाइम कहते हैं, क्योंकि इसके साथ हिसिंग साउंड निकलती है और साथ में बहुत ज्यादा हीट लिबरेट होता है. तो ये क्या हुआ, हीट लिबरेट हुआ ना, प्रोडक्ट वाले साइड पे मिल रहा है आपको, ठीक है. ऐसा थोड़ी कि चूना गर्म था, ठीक है, चूने को जब पानी में मिलाया तब वो गर्म हो गया, खौलने लग गया वो, ठीक है. सो दैट इज व्हाट, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है. नाउ देन वी हैव एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है. तो भाई देखो ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया आपको ये वाली डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है. तो एंडोथर्मिक कुछ रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जिसमें हम लोगों को हीट पहले से थोड़ी सी देनी पड़ती है इन ऑर्डर टू इनिशिएट द reaction. Then there is also the change in the state of the body. State of the body से क्या अभिप्राय है यहाँ पे, सपोज करो वैक्स है, ठीक है, तो वैक्स क्या हो रहा है, वैक्स जल रहा है, केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं उसके अंदर, और साथ साथ में क्या हो रहा है कि वो सॉलिड से अपने गैस मींस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता जा रहा है, ठीक है. सो सच प्रोसेस इज व्हाट, इज द चेंज इन द स्टेट ऑफ द बॉडी, ठीक है. तो ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, सी यू कैन सी ओवर हियर, तो ये भी एक प्रकार का हमारा केमिकल चेंजेस हैं. सो दिस वाज ऑल दैट was intended to be taught in the first lecture of your syllabus for the chapter chemical reaction and equation, ठीक है. In the next lecture we will discuss about different types of reaction, that is addition reaction क्या होता है, combination reaction क्या होते हैं, ठीक है, बैलेंसिंग कैसे करते हैं, बैलेंसिंग इक्वेशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये सारी बातों को हम लोग करेंगे, ठीक है. ऑल टुगेदर आई थिंक देयर विल बी 3 लेक्चर्स बेस्ड ऑन योर केमिकल रिएक्शन. पहला लेक्चर हम लोगों ने आज देख लिया, ठीक है. देन विल बी हैविंग 2 मोर लेक्चर्स. मैं क्योंकि बड़ा टॉपिक तो उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, तो आप लोगों के लिए भी समझने में आसानी रहेगी, ठीक है, और उसको अच्छे से आप कॉम्प्रीहेंड कर सकोगे, ठीक है. सो आई थिंक दैट इज ऑल, एंड रिमेंबर टू रीड द टेक्स्ट बुक, ठीक है, along with the videos that I'll be giving, ठीक है. You should read the books properly, ठीक है, so that if anything happens to be missed somehow, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करूँगा अगले वीडियो में, ठीक है. टिल देन गुड बाय, टेक केयर.